हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग CDP का सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। ये सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन PYQ का रहेगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एग्जाम्पल 91 परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। और जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों, वे इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ आपको PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए जिन भाई बहनों को वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि इस वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तब हम PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे हर एक सेक्टर का दोस्तों। चलिए हम आपका समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है साथियों? अवधान, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं दोस्तों? वे आवेगशीलता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? आवेगशीलता को दोस्तों। जो भाई बहन पहले वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, जो नए साथी होंगे वो पहले इसका थ्योरी देखिए प्ले लिस्ट में जाके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन? अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? आवेगशीलता को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों। अभिकथन A, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। एकदम सही बात है दोस्तों। अधिगम ज्ञान को निष्क्रिय कभी नहीं अर्जन किया जाता दोस्तों। निष्क्रिय अर्जन प्रक्रिया गलत है दोस्तों, निगेटिव वर्ड है। ये सही है आपका B, R गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए दोस्तों? बहुत अमूर्त और जटिल नहीं दोस्तों, अमूर्त और जटिल नहीं होना चाहिए। और संबंधित खंडों में प्रस्तुति दोस्तों ये भी नहीं होना चाहिए। और संबंधित देखते ही आप लोग काटिए। विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति परिवेश से संबंधित दोस्तों, ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों, मतलब सत्य है दोस्तों। अति आसान और अत्यधिक सरल दोस्तों, ये भी नहीं, अति आसान भी उसे नहीं देना है दोस्तों, ये भी आपका नेगेटिव है। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो मेटाकॉग्निशन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन दोस्तों, जिसे हम लोग अभिसंज्ञान कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है साथियों? तो निगेटिव खोजना देखिए। स्वपहल अन्वेषण पॉजिटिव है दोस्तों, ये होगा। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, ये भी आपका होगा। खोजी अधिगम भी होगा दोस्तों, लेकिन निष्क्रिय अनुसरण देखते ही साथ आप काटिए, यही आपका निगेटिव वर्ड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है साथियों? तो अभिसारी चिंतन, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग दोस्तों। फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया? विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना चाहिए? किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो अभिसारी चिंतन का दोस्तों। किसका? अभिसारी चिंतन का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटाना चाहिए दोस्तों? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण होते हैं। देखिए त्रुटिपूर्ण कभी नहीं होगा दोस्तों, ये देखते ही आप लोग काटिएगा। क्या बोला? उन्हें अनदेखा तो कभी करना ही नहीं, दो नेगेटिव है दोस्तों। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों। देखिए उनसे कठोरता से कभी निपटना नहीं है दोस्तों। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थी के नामीकरण में महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी आपका नामीकरण कभी बच्चे पर करना ही नहीं चाहिए दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। विद्यार्थियों में से क्या महसूस करेंगे
यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई अक्सर असर नहीं पड़ेगा तो दोस्तों अधिगम आवश्यकता और साध्य पर दोस्तों कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आंतरिक अभिप्राय पड़ेगा, राहत पर भी पड़ेगा और गौरव पर भी पड़ेगा। दोस्तों हमें निगेटिव पूछ रहा था दोस्तों, तो निगेटिव आपका 1 नंबर है दोस्तों। अधिगम आवश्यकता मतलब सत्ता होता दोस्तों, तो निगेटिव नहीं होता। आवश्यकता और साध्य लिखा गया, इसलिए आपका यही क्वेश्चन निगेटिव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों? चलिए, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। देखिए दोस्तों एकदम सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा का यही उदाहरण है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लीजिएगा तो उससे आप ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिएगा दोस्तों। नगद इनाम से दोस्तों देखिए ये लोग वाला सिस्टम है दोस्तों, ये गलत है। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, देखिए इस सबसे ज़्यादा ये सही है दोस्तों। इसके बाद कुछ हद तक ये भी सही है। दंड से बचना, दंड से निगेटिव है दोस्तों, इसको देखते ही काटिए। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका 2 सही हो जाता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों? तो महारत हासिल करने की दिशा उन्मुख होती है दोस्तों। क्या बोला गया आपका? ये सही है। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए दोस्तों? तो ये अधीनता उन्मुखी है दोस्तों। क्या नहीं देना चाहिए? अधीनता उन्मुखी दोस्तों। अभिसंज्ञान हो जाएगा दोस्तों आपका, चिंतन भी नहीं होगा, हो जाएगा दोस्तों, और सृजनात्मकता भी हो जाएगा दोस्तों। मतलब काट रहे मत सोचिए गलत है, ये सब आपका पॉजिटिव है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा है आपका कौन नहीं होगा, तो निगेटिव आपका ये है दोस्तों, इसलिए आपका ये होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। तो इससे क्या होगा? इससे दोस्तों बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगा नहीं दोस्तों, भ्रांति उत्पन्न कभी नहीं होगा, गलत है। बच्चों को सीखने के प्रति बोरियत और रुचि तो कभी बढ़िए नहीं सकते दोस्तों। उसको फिगर और कहानी सुनाइएगा तो वो रुचिकर हो जाएगा। विद्यार्थी का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में भटक जाएगा, ये भी गलत है दोस्तों, भटकेगा नहीं दोस्तों। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जाए दोस्तों, एकदम सही है दोस्तों आपका 4 नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है दोस्तों? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक दोस्तों। बालक का जो विकास किन क्षेत्रों में बटा है? शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, गामक हो गया, सामाजिक हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत और नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। ये दोस्तों सामाजिक क्रम को बनाए रखने और अभिन्यास दो। क्या होगा? सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिन्यास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच, प्रसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश के अंतर्गत की जाती है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका सृजनात्मकता दोस्तों, कॉन्ग्नेटिव। क्या बोला? बौद्धिक क्षमता जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच, प्रसंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश के अंतर्गत की जाती है तो दोस्तों संज्ञानात्मकता। क्या होगा? संज्ञानात्मकता। चलिए साथियों, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होती है। विकास जो है दोस्तों सिर से पैर की दिशा में विकसित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है दोस्तों? ये आपका शीर्षगामी सिद्धांत बतलाता है दोस्तों। कौन सा बताता है? शीर्षगामी सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है दोस्तों? तो परिवार और पास पड़ोस साथी। कौन निभाता है दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादा बच्चे संरक्षण संप्रदाय से संबंधित कार्य कर लेते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। किसमें होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। इसका एज भी जानिए कब से कब होता है? 7 से 11 वर्ष का होता है दोस्तों। और देखिए संवेदी गामक का इसका होता है 0 से 2 वर्ष, इसका होता है 2 से 6 वर्ष, और इसका होता है साथियों +11 एडोलेसेंस दोस्तों, +11 से 15 या 16 वर्ष तक मानिए।
चलिए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार। जिन प्याजे के संयंत्रों में विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण, मतलब दोस्तों कोई भी चीज़ को जमा करने के लिए सीखता है, संरक्षण संपत्ति संबंधित कार्य कर लेता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल दोस्तों। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों? संतुलीकरण द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? संतुलीकरण द्वारा दोस्तों, इक्विलिब्रेशन दोस्तों। जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? संतुलिनीकरण द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरे से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? ये दोस्तों लेव वायगोत्स्की। कौन है? लेव वायगोत्स्की। फिर से देखिए एक बार। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? लेव वायगोत्स्की दोस्तों। कौन होगा? लेव वायगोत्स्की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेव वायगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम से सुसाहित्य में महत्वपूर्ण माना दोस्तों? ये आपका सांस्कृतिक उपकरण होगा। क्या होगा दोस्तों? सांस्कृतिक उपकरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? यांत्रिकी, उद्देश्य और अभिनवीकरण दोस्तों। क्या होगा? यांत्रिक, उद्देश्य और अभिनवीकरण दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है दोस्तों? ये आपका होगा अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए दोस्तों। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाता है दोस्तों? ये आपका उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की और क्षमता दोस्तों। क्या दर्शाता है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता दर्शाता है दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से देखिए। जिन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाता है? उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की और क्षमता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं दोस्तों? समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? तो साथियों, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं दोस्तों। आपका ये 100% सही है दोस्तों। एक दिशाई कभी हो नहीं सकता, अनुवांशिकता से ना प्रभावित हो नहीं सकता दोस्तों। ये हेरिडिटी टू इन्वायरमेंट होगा दोस्तों। आपका वातावरणीय कारकों ना प्रभावित हो, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए 26 देखते हैं हम लोग। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती है। लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण दोस्तों? जेंडर पक्ष रूढ़िवादिता दोस्तों। किसका दे रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स का दोस्तों। फिर से एक बार देखिए। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती है और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का। साथियों, पक्षपात का नहीं है, समता का भी नहीं है, सशक्तिकरण का भी नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न से क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये आपका हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना दोस्तों। क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सवाल पूछना समालोचना चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या करता है दोस्तों। आपका एक सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है दोस्तों? ये स्थानिक बुद्धि हो। क्या हो दोस्तों? स्थानिक बुद्धि साथियों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है? बाल केंद्रित कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बाल केंद्रित कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह छात्र जिन्हें पठन विकल्प है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? तो पढ़ने व लिखने में। किसमें आती है? पढ़ने व लिखने में। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा क्या होगा दोस्तों? खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका गलत है दोस्तों। मानकीकृत देखते ही आप इसको काटिए। मानकीकृत इसमें भी देखिए, दोनों काटिए दोस्तों। आपका ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। तो क्या होगा? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पठन विकल्प से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। क्या होता है दोस्तों? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न से किस विकार के सापेक्ष पहचान में लक्ष्य है दोस्तों? तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार दोस्तों। क्या होगा? आवेगशीलता और ध्यान न दे पाना और व्यवस्थित रहना निम्न से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार दोस्तों। चलिए, कौन सा विद्यार्थियों को विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है दोस्तों? तो ये आपका केस अध्ययन है दोस्तों। केस अध्ययन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों की पारस्परिकता द्वारा दोस्तों। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों की पारस्परिकता द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के अधिगम को लगाव को बढ़ाता है दोस्तों? तो ये होगा विद्यार्थी द्वारा स्वनिगमन होगा। क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थी द्वारा स्वनिगमन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुधार पर बल देता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद दोस्तों। क्या होगा? सामाजिक संरचनावाद। देखिए, कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुधार पर बल देता है दोस्तों? तो सामाजिक संरचनावाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद मिले। तर्क आर दोस्तों। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। सही विकल्प चुनिए दोस्तों। ए और ए सही है दोस्तों, आर गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रुटियां देखिए, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तो सही बात है, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत है। त्रुटियां होती है। केवल देखते ही आपको इसको काटना है। केवल देखिए, इसको भी काटना है। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जाने वाले अधिगम कमियों को समझा जा सके दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों, 4 नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश है। तो देखिए, सकारात्मक एक व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति में कोई अक्सर, ये भी गलत है। अक्सर नहीं होता, ये होता है। तो सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित, ये भी गलत है। नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित, ये भी आपका गलत है दोस्तों। एक व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है दोस्तों, ये आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए दोस्तों। ये हो जाएगा संपत्तियों की समझ को बढ़ाने के लिए दोस्तों। क्या होगा? संपत्तियों की समझ को बढ़ाने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अपसारी सोच और प्रासंज्ञान। तो क्या होगा? अपसारी सोच और प्रासंज्ञान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन सकता है दोस्तों? बन जाता है बैठने की अनम्य योजना। तो क्या होगा? बैठने की अनम्य योजना। कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बैठने की अनम्य योजना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय
नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो विभिन्न उप संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए दोस्तों। विभिन्न उप संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए दोस्तों। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे। उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? बच्चों की जिज्ञासा प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए दोस्तों। आपका फोर्स है दोस्तों। देखिए ये सब गलत किस पक्ष से है ये भी देखिए। उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की तुलना कभी नहीं करना, यही इसलिए गलत है दोस्तों। बच्चों को डर और चिंता तो कभी पैदा करनी ही नहीं चाहिए दोस्तों, ये भी आपका नेगेटिव है। भौतिक पुरस्कार कभी उन्हें देना ही नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? विकास के पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अवसर को दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है? विकास के पूर्व प्रतिमानों के अनुसरण को दर्शाता है दोस्तों। विकास के आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित, ये गलत है दोस्तों। विकास की प्रक्रिया सततगामी है, ये भी गलत है। परिपक्वता अनुभव विकास दोनों, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। कमल स्वयं को तर्क देते हैं कि यदि तुम उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल और लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है दोस्तों? ये आपका यांत्रिकी उद्देश्य अभिमुखीकरण है दोस्तों। क्या बोला गया? कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तुम उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा, ताकि उपहारों को लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास किस चरण पर है? तो यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रदाय की क्या अवधारणा है? क्रांतिक अवधि के संप्रदाय की क्या अवधारणा है साथियों? तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति दोस्तों, आपका यही अवधारणा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो केवल देखते ही आप ऑप्शन काटिए। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है दोस्तों, आपका ये 100% ट्रू है दोस्तों। विकास हमेशा निरंतर होता है, ये भी आपका गलत है। विकास हमेशा और निरंतर होता है, दोनों गलत है दोस्तों, लेकिन आपका 100% दो सही है। बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो बहुत छोटे बालकों के लिए परिवार आपका मुद्रक संचार, सही बात है दोस्तों। बहुत छोटे बच्चों बालकों के लिए मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ये स्कीमें कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमें दोस्तों। फिर से देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? स्कीमा दोस्तों कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण को अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और विशेष कठिनाई महसूस करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसे क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये कितने वर्ष के बच्चे में होता है? तो 2 से 6 वर्ष के एज के बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। उत्तर पारंपरिक दोस्तों ये आपका 0 से 2 वर्ष होता है दोस्तों, और इसका होता है 7 से 11 वर्ष के बीच दोस्तों, और ये प्लस 11 से 15 वर्ष के बीच दोस्तों। देखिए फिर से एक बार देखिए आप लोग, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? तो ये आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है दोस्तों सामाजिक संपर्कता है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है? सामाजिक संपर्कता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित है? मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की।
निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जाता? लेव वाइगोत्स्की है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों नैतिक तर्क दंड से बचने से आज्ञाकारी होने पर आधारित है दोस्तों? ये आपका पूर्व परंपरागत स्तर दोस्तों। क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर दोस्तों, स्टेज 1 है दोस्तों। ये भी याद रखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का दोस्तों स्टेज लेवल, पहले स्टेज देखिए, स्टेज आपका 3rd होता है और लेवल दोस्तों, लेवल आपका 6 होता है दोस्तों, 6 लेवल याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है दोस्तों? संरचनावादी अध्यापक की विशेषता क्या देखिए? बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, ये गलत है दोस्तों। अमूर्त तो हो ही नहीं सकता। अकेले हल तो करने की बहुत सारी समस्या देना, ये भी गलत है। तो अधिगम मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर, ये भी आपका गलत है दोस्तों। इसमें होगा ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले दोस्तों, आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया दोस्तों? तो ये आपका बोधन बुद्धि होगा दोस्तों। क्या होगा? बोधन बुद्धि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है दोस्तों। फिर देखिए, मौखिकरण और बोल बोल कर सोचना, विचारों को कर्मित करना और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करना दोस्तों। ये आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही दोस्तों। आर एक सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हो जाएगा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो उन्हें रूढ़िवादितों को चुनौती दे दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न से क्या करेंगे? ये साथियों हो जाएगा आपका पाठ मिश्रित योग्यता समूह बनाना, ये आपका सही है। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ये भी सही है। और अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना दोस्तों, आपका 2 सही है। केवल 1, 2, 3 सही है। चलिए हम लोग नामीकरण कभी करना ही नहीं दोस्तों बच्चे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस टाला नहीं जाएगा। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए दोस्तों, ये आपका सही है, पॉजिटिव है। रट कर तो कभी कराना नहीं, तो विद्यार्थियों से संज्ञानात्मक कार्य देने से संज्ञानात्मक कार्य देना चाहिए दोस्तों, बचना नहीं चाहिए, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? ये आपका हो जाएगा रचनात्मक दोस्तों। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? रचनात्मक दोस्तों। चलिए, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चों को किस तरह से सीखते हैं? ये हो जाएगा स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है दोस्तों। पोर्टफोलियो विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? चलिए चर्चा करते हैं। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान दिए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। देखिए, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने और संग्रह करने और मूल्यांकन करने में संलग्न करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों स्वयं के अधिगम प्रकृति आकलन में संकलन करने और स्वनियमित करता है दोस्तों। गलत है दोस्तों, ये सब आपका नहीं करता है दोस्तों। सॉरी, जो दिया गया है ये सब करता है पोर्टफोलियो, लेकिन पूछा है इसमें कौन नहीं करेगा, तो ये आपका इससे पॉजिटिव है तो होता है। देखिए कौन नहीं होता, ये देखिए पोर्टफोलियो में और शब्द, देखिए और शब्द कहीं दिखता है आपको? है लिखा कहीं भी नहीं है, आप नेगेटिव समझिए। और शब्द परीक्षण और क्विज होता है और अधिगम उत्पाद को सुनिश्चित करता है, ये आपका पूरी नेगेटिव है दोस्तों, ये पूरा गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यापक किस तरह के रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं साथियों? तो शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, ये गलत है तो निगाह नहीं रखना है। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ अपेक्षित ना करना, विद्यार्थी से अपेक्षा तो करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके के अपनाने का अवसर नहीं, ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों, सत्य है दोस्तों। शिक्षार्थी के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण, कठिन गतिविधि तो उन्हें से कराना ही नहीं दोस्तों, ये आपका भी गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पीटर कहता है मैं असफल हूँ। पीटर क्या कहता है? मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है दोस्तों? ये
सीखी गई निस्सहायता बेजारगी दोस्तों, बेजारगी दर्शाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? ये ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो दोस्तों। क्या बोला गया? विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित करता है दोस्तों? समावेशन का। क्या कहता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशन का। मुख्य धारा एकीकरण सब तो नहीं करेगा दोस्तों। छिन्न दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए दोस्तों? नोट्स देने से बचना चाहिए दोस्तों। आपका यही गलत है, निगेटिव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अवधान न्यूनता क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा नहीं, दुख हो जाता है तो उन्हें किसी एक कार्य के लंबे समय तक एकाग्र रहने और अक्सर मुश्किलें होती है। ये आपका सही है दोस्तों, पॉजिटिव। वे अक्सर वस्तुओं को कुल बुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। ये भी सही है। वे कार्य करने पर करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। ये भी आपका सही है दोस्तों, लेकिन उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। ये आपका क्या है? निगेटिव है दोस्तों। ये आपका गलत है। अवधान देखते ही आप लोग सीधा काटिए दोस्तों। एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल होता है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका त्वरण का। किसका होगा? त्वरण का दोस्तों। क्या बोला? एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियाँ छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? त्वरण का दोस्तों। किसका किया जाता है? त्वरण, एक्सीलरेशन का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी होती है जहां विद्यार्थियों को डैश से अधिक अवसर मिले दोस्तों। ये ज्ञान के निर्माण, किसका अवसर मिले? ज्ञान के निर्माण का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को डैश बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए दोस्तों। स्वतंत्र विचारक, किसका? स्वतंत्र विचारक का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कथन है शुरुआती उम्र से ही हमारी मस्तिष्क वास्तविक संरचना, देखिए शुरुआती उम्र से ही हमारी मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए दोस्तों। ए और आर दोनों से आर एक सही व्याख्या करता है दोस्तों। क्या होगा? ए सही है और आर गलत है दोस्तों। ए सही है और आर गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होता है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या में से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। तो वह निम्न से किस समस्या समाधान युक्ति को इस्तेमाल कर रही है दोस्तों? तो अनुरूपक सोच कर। किसका करे? अनुरूपक सोच कर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। ये आपका सही है। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। महत्व होता है दोस्तों। ये आपका गलत है। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। ध्यान देना चाहिए, नहीं दिया इसलिए गलत हुआ दोनों दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की भावना स्थिति की अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे जाने को पुनरुत्पादित करना चाहिए दोस्तों। ये आपका 100% गलत है दोस्तों। पुनरुत्पादित करना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ का अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीख ज्ञान को, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ से विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण अनदेखा तो यहाँ करना ही नहीं चाहिए विद्यार्थी दोस्तों। ये गलत हो जाता है। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों, 100% सही है। अधिगम और सहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिनमें
मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ये दोस्तों एकल सत्य दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल सत्य दृष्टिकोण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि दोस्तों कि विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापक, विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रोत्साहित करते हैं। तो अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारों से जैसे माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रोत्साहित करने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है दोस्तों? तो ये आपका मानकीकृत देखते ही साथ ही निगेटिव है, ये आपका करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। अभी कथन ए देखिए, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग। दोस्तों अब एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़िए और आराम से पढ़िए। जो भी पढ़िए 1 से 2 बार वीडियो को रिवीजन कीजिए, आराम से पढ़िए। जो भी पीडीएफ देते हैं उसको मन से पढ़िए। एक दिन ही एग्ज़ाम सबका हो जाएगा दोस्तों, 1 से 2 दिन में पूरा ऐसे हो जाएगा दोस्तों। इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ा था दोस्तों, क्वेश्चन का भी लिमिट ज़्यादा बढ़ रहा था, प्लस में किसी का हार्ड किसी का लूज सेक्टर आ जाता था दोस्तों, और उसके बाद भी नॉर्मलाइज का कोई असर नहीं पड़ता था, नॉर्मलाइज होता ही नहीं था दोस्तों। इसमें इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील पर सामाजिक है। तो देखिए विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने और अपनी स्वाभाविक रुचियों को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, ये बात सही है साथियों। जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना और प्रयोग एवं परीक्षण करना और मानस मंथन करके चर्चाएं करना दोस्तों, सही है। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक होनी भी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। आपका ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के विकास के बारे में दोस्तों, बच्चे का विकास उनके सामाजिक संदर्भ को प्रभावित करता है। क्या कहता है दोस्तों? बच्चों का विकास जो है उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कौन से स्तर पर बच्चा, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अविनाश प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो ये आपका पारंपरिक स्तर होता है, लेवल 2 दोस्तों। क्या होता है? लेवल आपका 2 में होता है दोस्तों। क्या बोला? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर में बच्चा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अविनाश प्रदर्शित पारंपरिक स्तर पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। आपका 3 ही सही है दोस्तों। देखिए क्योंकि देखिए इसलिए सही हुआ दोस्तों, विद्यार्थी की समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बात हकीकत है दोस्तों। लेकिन जो गलत है उसको देखिए, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए कम जो तेज है उससे क्या उपेक्षा रखिएगा? कक्षा में पर्यातंत्र, ये ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये बता रहा है। कक्षा में पर्यातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है, सही बात है दोस्तों। कक्षा में मुक्त पाठ पुस्तक केंद्रित तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये भी कलर काट दीजिए देखते के साथ। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनी पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है दोस्तों? ये आपका स्मारनोपरी दोस्तों। क्या कहलाएगी? स्मारनोपरी मतलब मैनिमोनिक्स कहलाएगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डैश स्थूल ज्ञानात्मक कौशल होता है दोस्तों भागना क्या होता है? स्थूल ज्ञानक मतलब दोस्तों मोटर फाइन नहीं है, ग्रॉस मोटर स्किल है दोस्तों। ग्रॉस मोटर स्किल में दोस्तों आपका हो जाएगा बड़ा शरीर का बड़ा अंग काम करना, जैसे पैर हुआ, दौड़ना दोस्तों, जैसे आपका एग्जाम्पल देते हैं, दौड़ना हुआ, चलना हो गया, आपका हो गया कुदाल चलाना, ये सब आपका दोस्तों फाइन ग्रॉस मोटर स्किल है दोस्तों। आप फाइन मोटर स्किल में दोस्तों आप जैसे कलम से लिख रहे हैं, फिर आप कैंची से आप कोई चीज़ काट रहे हैं दोस्तों, मतलब छोटा, मतलब शरीर का छोटा अंग से काम हो जाए, उसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल दोस्तों। इसलिए यहाँ पूछा स्थूल ज्ञानात्मक कौशल, तो भागना हो जाएगा स्थूल ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत दोस्तों। इसलिए चलते हैं 92 में। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास में कौन सा सिद्धांत इस दिशा का वर्णन करता है दोस्तों? तो जान रहे हैं आप लोग,
अधोगामी का, किसका कहता है? प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल का, तो अनुगामी सिद्धांत करता है। क्या करता है? अनुगामी सिद्धांत को। फिर से देखिए, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। उसका विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो अनुगामी सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं दोस्तों? तो आपका हो जाएगा सामाजिक नीति और धर्म दोस्तों। क्या हुआ? सामाजिक नीति और धर्म। बहुत छोटे बच्चों के निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं? तो सामाजिक नीति और धर्म दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में लिंगनात्मक रूप से सोच सकते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, तो जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा। तो जिन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है दोस्तों? विकेंद्रीकरण में कठिनाई दोस्तों। क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग में नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो दोस्तों अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यक्तिगत सिद्धांत दोस्तों। क्या दर्शाता है? अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्थित सिद्धांत। अभिन्यास दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम में पार प्रदान करने की कौन सी तरीका सही है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना दोस्तों। क्या हुआ? जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। क्या बोला? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? तो जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की निम्न में से इसे बढ़ावा दिया दोस्तों? ये हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों। क्या हुआ? सहयोगात्मक अधिगम। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी दोस्तों। क्या समझा जाता है? ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारिता दोस्तों। तो ये हम लोग 100 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाता है दोस्तों? स्थानिक बुद्धि दोस्तों। किस तरह का दर्शाता है? स्थानिक। फिर से देखिए, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह किस प्रकार बुद्धि? स्थानिक दोस्तों। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये भी जान लिया आप लोग? स्पेटियल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेटियल। थैंक यू दोस्तों। वीडियो स्टॉप करते हैं। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। आप लोग वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।